क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हर सांस के साथ हम जो हवा लेते हैं वो कितनी अनमोल है। हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर एक ऐसी इनविजिबल शील्ड है जो हमें स्पेस की हार्श कंडीशन से बचाती है। ये हमें ऑक्सीजन देती है, सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है और नीले आसमान, रंग बिरंगे सनसेट्स और चमकते अरोरास के साथ हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में बटा है और हर एक लेयर का अपना अनूठा योगदान है। और आखिर अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को एक एक करके खोलें। ये कहानी उस ट्रोपोस्फेयर से शुरू होती है जहां हम सांस लेते हैं और उस एक्सोस्फेयर तक जाती है जो चांद की दूरी के आधे रास्ते तक फैली है। क्या ये विचार आपको हैरान नहीं करता कि हमारा जीवन इस विशाल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर डिपेंडेंट है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 340 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी को ऑर्बिट करता है, हमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स की एक झलक देता है। आप शायद सोचते हो कि एटमॉस्फेयर बस वही नीला आसमान है जो हम देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इतना सीमित नहीं है। एक्सोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की अंतिम सीमा है, 500 किलोमीटर से शुरू होकर चांद की ओर आधा रास्ता तय करती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए गए वीडियोस में हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर को देख सकते हैं, लेकिन थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर केवल हल्की सी झलक में दिखाई देते हैं। ये नज़ारा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना विशाल और रहस्यमय है। आइए इन लेयर्स को गहराई से समझें और देखें कि ये हमारे जीवन को कैसे पॉसिबल बनाती हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर से, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली और सबसे पतली लेयर। ये लेयर इक्वेटर पर केवल 20 किलोमीटर ऊंची है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं ये और नीचे आ जाती है। ये मिड लैटिट्यूड में 17 किलोमीटर और पोल्स पर सर्दियों में मात्र 7 किलोमीटर मोटी रह जाती है। इस छोटी सी लेयर में हमारा पूरा जीवन समाया है। हम सांस यहीं लेते हैं, यहीं खेलते हैं और यहीं विकसित होते हैं। ट्रोपोस्फेयर वो जगह है जहां मौसम बनते हैं, यहाँ बादल बनते हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं और तूफान जन्म लेते हैं। लेकिन ये लेयर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जवाब है हीट ट्रांसफर की 3 प्रोसेसेस के कारण: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। डार्क नॉन रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जैसे आसफाल्ट इस एनर्जी को सबसे अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। एक धूप भरे दिन में असफाल्ट का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एटमॉस्फेयर सूरज की एनर्जी को सीधे अब्जॉर्ब नहीं करता, इसके बजाय सरफेस से गर्मी कंडक्शन के जरिए हवा में ट्रांसफर होती है। उदाहरण के लिए शहरों में आसफाल्ट और कंक्रीट सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं और इसे पास की हवा में छोड़ते हैं, जिससे सिटीज रूरल एरिया की तुलना में गर्म रहती हैं। जब हवा गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस हार्डली सेल जैसे सर्कल्स बनाती है जो ट्रेड विंड, ट्रॉपिकल रेन बेल्ट्स और जेट स्ट्रीम्स का कारण बनते हैं। इक्वेटर पर सूरज की अधिक रोशनी के कारण हवा बहुत ऊंचाई तक उठती है, जिससे ट्रोपोस्फेयर यहाँ सबसे मोटा है। इसी के साथ ही रेलिंग स्कैटरिंग की प्रोसेस के कारण नीली रोशनी बिखरती है, जिससे आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ट्रोपोस्फेयर में 75% एटमॉस्फेरिक मास मौजूद है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और अन्य गैसेस शामिल हैं। वाटर वेपर्स यहाँ बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। डस्ट और एयरसोल्स इवेपोरेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे बादल बनते हैं। जब ये बादल इवेपोरेशन से सैचुरेट हो जाते हैं तो उनकी बूंदें आपस में मिलकर बारिश बनाती हैं। तापमान यहाँ हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड जैसे पहाड़ी एरियाज में नीचे गर्मी हो सकती है, लेकिन चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ट्रोपोपॉज, जहां तापमान कम होना बंद हो जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर की शुरुआत होती है। ये लेयर 20 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ का सीन बिल्कुल अलग है। कोई बादल नहीं, कोई वेदर डिस्टर्बेंस नहीं,
केवल शांति और स्टेबिलिटी। यही कारण है कि कमर्शियल एयरलाइंस इस लेयर में उड़ना पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ मौसम की अनस्टेबिलिटी नहीं होती। स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ओजोन लेयर। ये लेयर सूरज की खतरनाक यूवी रेस को ऑब्जॉर्व करती है। ओजोन एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो सूरज की यूवी लाइट द्वारा बनती है और टूटती रहती है। ये यूवी लाइट एक सिंपल ऑक्सीजन एटम को 2 एटम्स में तोड़ती है, फिर एक एटम अन्य O2 के साथ मिलकर O3 यानी ओजोन बनाता है। ये सर्कल लगातार चलता रहता है। केवल 10 पार्ट पर मिलियन की छोटी सी मात्रा के बावजूद ये हमें हार्मफुल रेस से बचाती है। क्या ये हैरानगी भरा नहीं है कि इतनी छोटी लेयर हमारे जीवन की प्रोटेक्शन करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में हवा का फ्लो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होता है, जिससे ये लेयर स्टेबल रहती है। कभी कभी पोल्स के पास नेक्रियस क्लाउड्स बनते हैं जो सनराइज या सनसेट के समय इंद्रधनुषी रंगों में चमकते हैं। ये बादल हमें एटमॉस्फेयर की सुंदरता की याद दिलाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि ओजोन लेयर सूरज की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है। ये लेयर इतनी स्टेबल है कि यहाँ केवल विशाल तूफान या वोल्केनिक इरप्शंस ही हवा को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये लेयर हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ शांति और सुंदरता प्रदान करती है, जो हमारे ग्रह की अनूठी विशेषताओं में से एक है। स्ट्रेटोपॉज के बाद शुरू होता है मेसोस्फेयर, जो 50 से 100 किलोमीटर तक फैला है। इसे वैज्ञानिक इग्नोरोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की सबसे कम समझी गई लेयर है। यहाँ ना तो विमान उड़ सकते हैं, ना ही सैटेलाइट सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक ड्रैग उन्हें नीचे खींच लेता है। इस लेयर में तापमान -143 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो पृथ्वी का सबसे ठंडा एरिया है। कर्मन लाइन, जो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसे अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है और वो इसी लेयर में मौजूद है। मेसोस्फेयर में नॉन्टिक्यूलेंट क्लाउड्स बनते हैं, जो 76 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ये बादल सनसेट या सनराइज के समय चमकते हैं और इनका सोर्स अभी हमारे लिए काफ़ी मिस्टीरियस है। ये माइक्रोमीटियोर्स, वॉल्केनिक इरप्शन या रॉकेट के साथ आए पानी के वेपर से बन सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने हाल ही में ऐसे बादल बनाए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखे गए। मेसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर, जो 100 से 600 किलोमीटर तक फैली है। यह एटमॉस्फेयर की सबसे मोटी लेयर है, लेकिन इसमें केवल 0.002% एटमॉस्फेरिक मास है। यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। थर्मोस्फेयर में ऑरोराज बनते हैं, जब सूरज की हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गैस पार्टिकल से टकराती हैं, जिससे हरे और अन्य रंगों की चमक पैदा होती है। यह थर्मोस्फेयर सूरज की सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जॉर्व करता है, जो हमें ऑरोराज जैसे सुंदर दृश्य देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अन्य सैटेलाइट्स यहीं चक्कर लगाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर के खिंचाव के कारण उनका ऑर्बिट धीरे धीरे कम होता रहता है और अंत में वो गिरते हुए झुलस जाते हैं। थर्मोस्फेयर के बाद शुरू होता है एक्सोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर, जो 1000 किलोमीटर से लेकर चांद की दूरी के आधे रास्ते तक फैली है। यहाँ गैस पार्टिकल्स जैसे हाइड्रोजन इतने दूर दूर हैं कि वो गैस की तरह बिहेव नहीं करते। ये पार्टिकल्स पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधे हैं, लेकिन सूरज का रेडिएशन प्रेशर उन्हें अंतरिक्ष में धकेल सकता है। एक्सोस्फेयर वो जगह है जहाँ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में मिल जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक और अनमोल है। हमारा एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है, सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, मौसम के साइकिल्स को कंट्रोल करता है और हमें नीले आसमान, ऑरोराज, नेक्रियस क्लाउड्स और नॉन्टिक्यूलेंट क्लाउड्स जैसे सुंदर दृश्य देता है। लेकिन ये सब इतना नाजुक है कि ओजोन लेयर का कोरोजन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमें इससे जुड़ी चेतावनियां दे रहे हैं। क्या हम इन कीमती लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ एफर्ट्स कर रहे हैं? हमें अपने एटमॉस्फेयर की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे, चाहे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो, जंगलों को प्रोटेक्ट करना हो या एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ावा देना हो।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एटमॉस्फेयर को उसी तरह प्रोटेक्ट करें जैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। आइए एक पल रुककर उस नीले आसमान को देखें जो रेलिंग स्कैटरिंग के कारण हमें नीला दिखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। इस ग्रह को प्रोटेक्ट करने में मदद करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदरता और जीवन का आनंद ले सकें।